क्या कुछ विलुप्त प्रजाति लोग दिख रहे हैं? है? हाँ। हाँ, इनको संरक्षण की जरूरत है। हाँ? निश्चित रूप से आप अगर विलुप्त होंगे तो ये बातें ठीक नहीं है। हाँ। कल 2 दिन में बिहार स्पेशल को फिनिश कर लेना है, या आप लोगों को इन्वायरमेंट भी पढ़ा दे अच्छे से। बहुत समय नहीं लेना है आपका। पिछले बार इन्वायरमेंट भी आप लोगों को ऐसे ही घुमा दिए थे, बहुत कुछ हुआ नहीं था। एक बड़ा एरिया इसमें आपका छुपा हुआ है। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़े होंगे, लेकिन उसी मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा बिहार का हिस्ट्री जो है आप बस कवर करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री का आपका क्लास खत्म हो चुका है, ज़्यादा इसमें हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस उस टॉपिक के साथ बिहार को इंक्लूड कर दूंगा, अगर चाहेंगे तो, ना तो अगर पढ़ लिए होंगे तो स्किप कर दिया जाएगा। क्योंकि एक्चुअली इसलिए हमने इसको बोला कि ये 4-5 क्वेश्चन का एरिया है यहाँ, तो 4-5 क्वेश्चन मॉडर्न बिहार से मैं इसलिए टॉपिक लगाया हूँ ना। मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग पढ़ लिए हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ लिए हैं तो उसमें थोड़ा सा इसको जोड़ लेना है, ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। तो जब थोड़ा जोड़ना है तो एक दिन में जोड़ दिया जाए, पूरा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री एक दिन में जोड़ दिया जाए। आंधी तूफान की तरह पढ़ेंगे, जुड़ जाएगा एक दिन में, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अब पहला चैप्टर पढ़े होंगे हिस्ट्री में, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। बस मैं जोड़ रहा हूं, ठीक है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यही से मॉडर्न हिस्ट्री का आपका शुरुआत होता है। और जैसे ही आप पूरे देश में पढ़े होंगे, उसकी एक अपनी अलग कहानी है। उस व्यथा को सुनाने के लिए मैं नहीं चलूंगा कि भारत में कैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, उसका कारण क्या था। अगर ये सब चीज़ों को समझना हो तो आपको चलना पड़ेगा कुस्तुनतुनिया, जो अभी वर्तमान तुर्की है, कुस्तुनतुनिया में। कुस्तुनतुनिया का पतन हो रहा है 1453 में। उमैया वंश के शासकों का यहाँ, और फिर इस कुस्तुनतुनिया पर जैसे ही तुर्क लोगों का कब्जा हुआ, तुर्क का कब्जा हुआ कुस्तुनतुनिया पर, तो तुर्कों ने यूरोप से होने वाले, रुको थोड़ा अच्छे से फिगर बना देते हैं। तुर्कों ने यूरोप और इधर अफ्रीका एक साथ बना देते हैं, चलो। तुर्कों ने यूरोप से होने वाले इस भारतीय व्यापार को यहीं पर रोक दिया, ब्रेक कर दिया। अब कोई भी यूरोपीय भारत नहीं आ सकता है, कोई भी यूरोपीय भारत नहीं आ सकता है। परिणाम क्या हुआ मेरे भाई, कि जो यूरोपीय लोगों को भारतीय मसालों के आदत लग गई थी, अब आप भी किसी चीज के आदी हो जाते हो तो क्या होता है, हर कुछ गुजरने को तैयार हो जाते हो, कि चाहे हर कुछ पर गुजरने को तैयार हो जाते हो, कि चाहे परिणाम कुछ भी हो हम पाके रहेंगे।
भावनाएं यही होती है, मत बोलो मत बोलो, भावनाएं यही होती है कि हम पा करके रहेंगे। सुन लो, अगर खत्म करना है तो सुन लो, नहीं तो फिर 2-3 दिन लग जाएगा। मैं आपका समय बचा रहा हूं ना। और आप इतना दिन से मेरे साथ जुड़े हो, 2-3 चीज किसी ने रीड नहीं किया कि मैं कभी भी क्लास को खींचता नहीं हूं। जितना हो सकता है उतना तेज मेरा कोशिश रहता है कि पढ़ा दे, नहीं तो बढ़ेगा तो मीटर बढ़ेगा हम लोगों का, लेकिन उस मीटर से हमको मतलब नहीं है। ईश्वर अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे, अच्छा करेंगे, बेहतर पढ़ाएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन मिला हुआ है। अब आपका टाइम क्यों खराब करें, लेकिन 4 बात अगर अच्छा बोल देंगे तो बहुत अच्छी बातें हैं ना। इसलिए शेरो शायरी लंद फंद कथा कहानी से ऊपर उठ करके आपको पढ़ाने आते हैं। हाँ, ये सब काम नहीं करते हैं, 3 चीज़ नहीं करते हैं क्लास में। वही बात कथा कहानी के रूप में भी कहेंगे जिसका सिलेबस में मतलब हो। हाँ, डायरेक्ट सब्जेक्ट से अगर टच कर रहा है तो क्लास में बातें होगी, नहीं टच कर रहा है तो नहीं बातें होगी। कितना दिन से मेरे अंदर में भड़ास है कि चुनाव पर बोलने का रोज मन करता है, लेकिन एक भी मिनट नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपका समय खराब हो जाएगा। क्यों बोले, ठीक है। आए? तो रुचिकर रुचिकर तो हो ही जाता है ना, ऐसा थोड़े है कि बोर होता है। आप बताएं, बोर होता है इतना दिन से तो आप मेरे साथ कैसे जुड़े रहते हैं। हाँ, कोई बात नहीं मेरे भाई, आप सफल हो जाओ। आप लोग एटीएम ले लो बिहार सरकार का नाम का, और उससे बड़ा रुचिकर कुछ है ही नहीं कि महीना में गड़गड़ा के 40-50 हजार रुपया आ जाए आपके पास। इससे बड़ा रुचिकर क्या है? 35,000 जिंदगी भर 35,000 रहेगा जी। हाँ, सब में बढ़ेगा, और लोकतंत्र है, यहां तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, छोड़िए, हटाइए। रुचिकर की बातें हो रही है तो पूरा रुचिकर ही इसको समझा देते हैं। सुनो, अब देखो, भारत का यूरोप के साथ जो व्यापार है वो पूरे प्राचीन काल से ये व्यापार होता रहा। सिकंदर के समय भी व्यापार था भारत का यूरोप से। यूनान यूरोप में ही तो है। उसके बाद सिल्क रूट, मौर्योत्तर काल में पढ़े होंगे, वहां भी एक बेहतर व्यवस्था थी व्यापार को लेकर के, जिस सिल्क रूट पर कुषाणों का कब्जा था और सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार होता था यूरोप से। उस समय भी भारत से मसालों का व्यापार सबसे ज्यादा होता था यूरोप में। कारण क्या है मसालों के व्यापार का यूरोप में? कारण क्या है कि यूरोप ठंडा प्रदेश है, और ठंडा प्रदेश होने के कारण वहां मसालों की डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि हल्दी और काली मिर्च को आप मांस वगैरह में अगर लेप लगा के रखते हो, मांस वगैरह में लेप लगा के रखते हो तो उसकी जीवन अवधि बढ़ जाती है, और इसलिए वो ज्यादा मसाले का डिमांड करते थे, स्वाद के लिए नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही देखा कि अरे ये तो गोल मिर्च हल्दी लगाने पर इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, तो आदत लग जाता है। बहुत लोगों के जीभ के बहकले सारा संपत्ति बेच दिया। बेचा है कि नहीं? गांव में सुना है कि नहीं? लोग बताए कि जीभ के बहकले सब संपत्ति बेच दिया। वही हालात था यूरोपियों का। भारत से में सोना चांदी लेकर के आते थे, मसाला लेकर के जाते थे। घटना कब की घटी? 1453 में, जब अरबों का कब्जा हो गया, तुर्कों का कब्जा हो गया कुस्तुनतुनिया पर, कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, तो फिर यूरोपियों का भारत से व्यापार टूट गया। लेकिन आदत तो लगी थी, कुछ कर गुजरना था, इसलिए 2 देश आगे निकले। एक देश था स्पेन और दूसरा देश था पुर्तगाल। 15वीं सदी की वो घटना जब कंपास नीडिल का आविष्कार हो चुका था। अगर कंपास नीडिल नहीं होता तो शायद ये भारत का वैकल्पिक मार्ग का खोजना असंभव था। हेनरी प्रिंस ए रानी हुआ करती थी, उस हेनरी प्रिंस का बहुत बहुत इच्छा था कि भारत से व्यापार को मजबूत किया जाए, और 2 देशों ने इस पर काम करना शुरू किया। एक काम करना शुरू किया है स्पेन, और दूसरा काम शुरू किया है पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है। लेकिन इस कुस्तुनतुनिया तक आने के क्रम में सबसे पहले एक नाम आप पढ़े होंगे, बर्थिलोमियो डियाज। बर्थिलोमियो डियाज नाम पढ़े हो क्या? हाँ, ये बर्थिलोमियो डियाज ने 1486 में इसने खोजा था किसको? जी हाँ, उत्मासा अंतरीप को। उत्मासा अंतरीप का खोज किया था। उत्मासा अंतरीप का खोज किया था। उत्मासा अंतरीप क्या है? अफ्रीका का सबसे निचला पॉइंट उत्मासा अंतरीप तक ये पहुंच चुका था। वहां तक आना सबके लिए आसान था। 1492 स्पेन से कोलंबस निकला, और ये कोलंबस उत्मासा अंतरीप पर पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद इसने अपने दिशा को भ्रमित हुई इसकी, और जैसे ही दिशा भ्रमित हुई, यह निकल के अमेरिका को पहुंच गया। कूदने लगा वहां के, आ गया अमेरिका। लोगों ने कहा पगला कहीं का, अमेरिका नहीं है रे।
तो फिर कहा कि अमेरिका सॉरी इंडिया नहीं है ये। तो लोगों ने कहा कि वो कहा इंडिया जैसा दिखता है, तो नाम पड़ गया उसका वेस्ट इंडीज। देखना वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, बल्कि वो देशों का एक समूह है, कैरेबियाई देशों का एक समूह है। जमैका, हैती, इस सब का समूह है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज क्या टीम है, किसी एक देश का है? क्रिस गेल जमैका का है, हाँ कौन कौन इधर उधर का है, सब उसमें बरमुडा तरमुडा का है कि नहीं है? हाँ सब अलग अलग जगहों का है। इसके बाद से पुर्तगालियों ने, पुर्तगाली थोड़ा होशियार हुआ करते थे, उसमें कौन था? वास्को डिगम्मा। पुर्तगाली होशियार थे और उसमें था वास्को डिगम्मा। 170 लोगों का एक पूरा टीम बनाया, और 170 लोगों में भी सबसे ज्यादा उसकी हाथ क्या लग गई कि एक भारतीय व्यापारी जो ईरान से घोड़ा खरीदकर और यूरोप को सप्लाई करता था, अब्दुल मुनीद गुजराती। अब्दुल मुनीद गुजराती। अब भारतीयों को दो चीज चाहिए, अगर खाना दे दो और गाड़ी दे दो तो चांद पर चले जाएंगे। दो चीज चाहिए, हाँ हम लोगों को भी, खाना दे दो, गाड़ी दे दो और कहो चांद पर चलिए सर, किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, कूद जाएंगे चांद पर। अब कहा कि चलेगा इंडिया, तो कहा कि हाँ चलेंगे। कैसे चलना है? तो नाव से, भड़ा उड़ा बिल्कुल नहीं, कहा कि चलेंगे। और देखो वाकई में ओरिजिनल रूप से अब्दुल मुनीज गुजराती ने ही भारत आने के मार्ग को ढूंढा था, लेकिन ये पश्चिमी इतिहास लेखन का परिणाम है कि नाम लिखा गया वास्को डी गामा का। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। अब पुर्तगालियों के जो क्रम है वहां मैं आपको नहीं लेकर के जाऊंगा मेरे भाई, नहीं तो फिर हस्तक्षेप हो जाएगा मेरा मॉडर्न हिस्ट्री वाले सर के साथ, तो ठीक नहीं है। मैं अपनी एरिया को पहचानता हूं। अब यहां से मैं रोक दूंगा और मैं आ जाऊंगा सीधे बिहार में कि बिहार की हालात क्या रही। ठीक है, हाँ मैं बात करूंगा ना सब लोगों से। ठीक है, देखिए बिहार में दो तीन चीज ही आपको पढ़ना है। एक पढ़ना है क्या कि बिहार में सबसे पहले व्यापार किसने शुरू किया, बिहार में सबसे पहले व्यापार किसने शुरू किया, और सबसे पहले अपनी फैक्ट्री किसने बनाई थी, सबसे पहली अपनी फर्स्ट फैक्ट्री किसने बनाई थी। ब्रिटिश फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब कुछ नहीं होता था, यहाँ प्रोडक्शन होता ही नहीं था, यहाँ पर जो है उत्पादन नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग होता ही नहीं था, यह सिर्फ एक गोदाम था, एक गोदाम था जहां की वस्तुओं को खरीद के रखा जाता था और यहीं से इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। उस गोदाम को ही फैक्ट्री बोला जाता था। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में बनवाई, सूरत में बनवाई, हुगली में बनवाई, इन पटना में बनवाई बाद में, तो ये सब फैक्ट्री मीन्स क्या, तो बस एक गोदाम, गोदाम से ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, सबसे पहले बिहार से व्यापार शुरू किया था पुर्तगालियों ने, सबसे पहले व्यापार शुरू किया पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों की व्यापारी कंपनी हुगली में थी और ये हुगली से नाव के सहारे बिहार का, पटना का यातायात उनके लिए सुगम था, और इस सुगम यातायात का लाभ लेकर के वे सबसे पहला व्यापार प्रारंभ किए पुर्तगालियों ने। ठीक है, जबकि बिहार में सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित किया था डचों ने, बिहार की पहली फैक्ट्री स्थापित किया था डचों ने। सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की 1632 में, और ये फैक्ट्री किसने स्थापित किया, डच लोगों ने। आज जहां पटना विश्वविद्यालय देखते हो ना आप, ये पटना विश्वविद्यालय ये डच फैक्ट्री है, पटना विश्वविद्यालय डचों की फैक्ट्री है, यहीं पर डचों ने फैक्ट्री करना शुरू किया था। ठीक है, अब मैं न पुर्तगाली आपको पढ़ाया और न डच आपको पढ़ाया, ये इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि आप पुर्तगाली भी पढ़े हो और आप डच भी पढ़े हो। इसमें न मैं अल्बुकर्क को पढ़ाऊंगा, न अल्मीडा को पढ़ाऊंगा, न नूनो डी कून्हा को पढ़ाऊंगा, न जुआ द कास्त्रो को पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आप बोलना भी मत कि पढ़ाइए सर, क्योंकि वो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। ठीक है, हम पढ़ाएंगे बिहार पर केंद्रित होकर के। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, और डच जो है यहां से क्या लेकर के जाते थे, तो कपड़ा। डच क्या लेकर के जाते थे, सोरा, और बाद में इन लोगों ने शामिल किया अफीम को। कपड़ा, सोरा और अफीम को, कपड़ा, सोरा और अफीम को ये लेकर के चलते रहे। ठीक है सब लोग, जी हाँ, दो चार लाइन ऐड कर ले, दो चार लाइन लिख ले, लिख लीजिए, दो चार लाइन लिखिए, फटाफट लिखिए। तो 1532 में बिहार के लिए वो फैक्ट्री स्थापित की है ना बिहार में।
अब मैं यही बोला ना कि मैं डचों को आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आप सुने नहीं क्या हमको? मैं डच पढ़ा रहा हूं जी? नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, बिहार में इनका क्या स्थिति है उतना ही पढ़ा रहा हूं। नहीं तो फिर पुर्तगाली अगर कहिएगा हमको पढ़ाने के लिए तो उसको फिर हाँ समय भी लगेगा, दोहराव भी होगा, मज़ा भी नहीं आएगा, और एक संस्थान के लिए भी ठीक नहीं है कि एक टीचर पढ़ा दिया दूसरा भी उसको पढ़ाए, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वहाँ नैतिक हमको रहना पड़ेगा। और ये सर लोगों को अगर इसको भी ऐड करके पढ़ा देता तो फिर हम लोगों को ज़रूरतें नहीं रहती। ठीक है, डच हॉलैंड के थे, नीदरलैंड के थे। हाँ लिखिएगा, एक लाइन फटाफट लिखो। पुर्तगाल सबसे पहले बिहार आए। वे अपने साथ मसाला और चीनी मिट्टी के बर्तन, वे अपने साथ मसाला और चीनी मिट्टी का बर्तन बिहार लाकर बेचते थे, तथा यहां से बेचते थे, बिहार में लाकर बेचते थे, और यहां से सूती वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं को ले जाते थे। पॉइंट लगा के बस लिख लेना है। बिहार में पहली यूरोपीय फैक्ट्री किसने बनाई है? डचों ने बनाई 1632 में। डचों ने बनाई 1632 में, जो वर्तमान में पटना कॉलेज बिल्डिंग है, यहाँ पटना कॉलेज बिल्डिंग है वर्तमान में। एक पॉइंट और लगा ले, अंग्रेजों ने कॉलेज यहाँ अंग्रेजों ने, मेरे भाई आगे एक पॉइंट मेंशन करो, अंग्रेजों ने नहीं, पटना कॉलेज का जो उत्तरी हिस्सा है ना, वो पुरनका बिल्डिंग में जो दिखता है ना, वो डच फैक्ट्री रहा है। पटना कॉलेज का उत्तरी हिस्सा बिल्डिंग ये डचों की फैक्ट्री थी। और ये जो सिविल वाला क्षेत्र में, सिविल कोर्ट वाला में है ना, ये उनके अधिकारियों का आवास बनवाया था, क्योंकि उस समय बहुत सारे एक फैक्ट्री में अधिकारी भी रहते थे, तो सब अपना फैक्ट्री बनाते थे, वहां पर अधिकारी की नियुक्ति करते थे, तो बहुत सारे रेसिडेंस भी बनाए थे। ठीक है, देखिए ओरिजिनल वही है। आगे एक लाइन में लिखिए, फटाफट लिखिए। अंग्रेजों ने सबसे पहले गुलजार बाग पटना में प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया था। 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 ये देखिए, ये कालक्रम उसी समय का चल रहा है जब लगभग अब हम लोग घटनाक्रम पर जहां पहुंच गए कि वो द्वैध शासन प्रणाली, सब लोग उसके ज्ञाता हो चुके होंगे। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव ने जो द्वैध शासन प्रणाली की नींव रखी थी, उस द्वैध शासन प्रणाली में अब थोड़ा सा मैं कितना भी बचूंगा तो थोड़ा सा बात तो करते ही रहना पड़ेगा। बिहार स्पेशल पढ़ाने में बड़ी समस्या है, और ये आज नहीं हमेशा से रहा है, क्योंकि इसमें सारा सब्जेक्टों में घुसना पड़ता है। नहीं घुसेंगे तो आपको लगेगा कि मास्टर ने छोड़ करके निकल गया भाई, और जैसे मास्टर पकड़ना शुरू करता है
तो हिस्ट्री खंड में है तो हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में है तो ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में भी बचा है एक दिन का क्लास, तो इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी पर अगर बातें होगी तो पॉलिटी में आना ही पड़ेगा। ठीक है, सुनो, द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत का मतलब सीधा होता क्या है? दो, जिसमें दो शामिल हो, जिसमें दो शामिल हो। ये द्वैत शासन में क्या क्या? तो एक तो नवाब का पद बनाया गया और नवाब को मुखौटा बना दिया, और दूसरा उपनवाब का पद बनाया। जो नवाब का पद है इसके बस प्रशासन होता था, इसके पास प्रशासनिक दायित्व थे, जबकि वित्त का दायित्व उपनवाब के पास था, वित्त का दायित्व उपनवाब के पास होता था। 1765 इलाहाबाद की संधि और इसी संधि का ये परिणाम है द्वैत शासन प्रणाली, जो किसका है? रॉबर्ट क्लाइव इस व्यवस्था को शुरू किया था, जबकि खत्म हुआ 1772 में। किसने? वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया। रुको, अब उपनवाब में दो उपनवाब बनाए गए थे, एक बंगाल के लिए और दूसरा बिहार के लिए, एक बंगाल के लिए और दूसरा बिहार के लिए। बंगाल में कौन थे? मोहम्मद रजा खां थे। बंगाल के उपनवाब बनाए गए मोहम्मद रजा खां, और बिहार के उपनवाब बनाए गए थे सिताब राय को। किसे बनाया गया था? सिताब राय को बनाया गया था। कहानी खत्म। तो बिहार में उस समय जो है ये उपनवाब द्वैत शासन की स्थिति थी, और यही धन इकट्ठा करके ब्रिटिशर्स को दिया करते थे, ब्रिटिशर्स को देते रहते थे। ठीक है, जी हाँ, एकदम कोर हिस्ट्री है, इसलिए मैं उस पर नहीं गया हूं। इसका जन्म में छुपा हुआ क्या है मेरे भाई? तो वह युद्ध है, बक्सर का युद्ध। वह युद्ध छुपा है, बक्सर का युद्ध। थोड़ा सा 2 मिनट बात कर ले क्या? लेकिन स्पीड यही रहेगा जो अभी पढ़ा रहे हैं। स्पीड बदल दोगे तो फिर 10 दिन चल जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि 10 दिन जाए, एक दिन में खत्म। ठीक है, ये सब मेरे बिहार क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए मैं 2 शब्द बोल रहा हूं इस पर। और 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स बिहार हिस्ट्री से कवर होता है। जितने इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आधे बिहार स्पेशल से जुड़े हैं। सब लोग ठीक हो? देखिए, एक चीज आपको मेरा सलाह होगा, सुझाव होगा, मशवरा होगा। खुशबू जी, वीडियो का क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा, जो बॉर्डर पर लिखा है कॉपी पर लिखवा दे। इसी डायग्राम में बांध लीजिए ना पिंटू बाबू, भाषा में नहीं लिख करके। पिंटू जी, इसको डायग्राम में बना लीजिए ना। मैं ज्यादा फोकस करता हूं डायग्राम पर, इसलिए फोकस करता हूं कि वो दिमाग में बंध जाता है, एक ही बार में शिफ्ट हो जाएगा। रटोगे क्या तुम लोग? रटना ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में आप लिख लीजिए ना, फटाफट मेरे साथ लिखते जाइए। मैं कोशिश करूंगा अब इससे भी ज्यादा साफ साफ लिख दूं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास तो बहुत सुविधा होगा। हाँ, ये है कि ऑनलाइन वाले आप लोग तो है सो करके पढ़ते हो, ये बात ठीक नहीं है। अरे भाई, एकदम जो है आज हाँ खाना भी खाते रहते हो, बताओ। हाँ, पढ़ाई मतलब सुनो, कितना आदमी है ऑनलाइन में जो कि एकदम टेबल कुर्सी लगा के बैठा है? यस लिखो तो नाम लिखो तो देखते हैं उसका। है नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। चलो सुनो, आपका जब विशेष डिमांड है तो मैं प्लासी पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बक्सर पर तो जरूर रहूंगा, बक्सर पर रहूंगा, क्योंकि बक्सर अपना बिहार का हिस्सा है, बक्सर अपने बिहार का हिस्सा है। कब हुआ है बक्सर? नहीं निकलिए, 1-2 गायब हो जाएगा, ये बहुत समय की बात होने वाली नहीं है ना। बक्सर देखो, ये दो पक्षों के बीच ये युद्ध हो रहा था। एक तरफ थे ब्रिटिश, एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, और दूसरी तरफ थे मेरे भाई नवाबों की सेना थी, दूसरी तरफ नवाबों की सेना थी। इस ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो।
मुनरो कर रहा था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व मुनरो कर रहा था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मुनरो कर रहा था। जबकि नवाबों की सेना का नेतृत्व कर रहा था गुरगिन खान। इसका नेतृत्व कर रहा था गुरगिन खां। नवाबों की सेना का नेतृत्व गुरगिन खां कर रहा था। नवाबों की सेना का नेतृत्व गुरगिन खां कर रहा था। बड़ी कमाल की बात है, इस समय पटना में जो अधिकारी था उसकी बड़ी भूमिका थी इस युद्ध जिताने में। पटना का अधिकारी कौन था? एलिस था। पटना का अधिकारी एलिस था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि बक्सर के युद्ध के समय पटना का अधिकारी कौन था? एलिस उस समय पटना का अधिकारी हुआ करता था। मेरे भाई बोर्ड पर हो, ये 3 नवाबों की सेना थी। 3 नवाबों की सेना थी। इन 3 नवाबों में कौन कौन थे? तो सबसे पहले जो इसका आगे निकला था मीर कासिम। मीर कासिम, और तीनों का हालात भी बता दे रहा हूं। मीर कासिम, दूसरा था सुजा उदौला। सुजा उदौला अवध का नवाब था। सुजा उदौला अवध का नवाब था मेरे भाई, ये अवध का नवाब था। और शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये मुगल बादशाह थे। ये मुगल बादशाह थे। ये मुगल बादशाह थे। शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे। इस युद्ध का परिणाम क्या हो रहा है? इस युद्ध का परिणाम क्या हो रहा है? ऐसे ही खींच करके लिख लो। परिणाम का क्या हो रहा है कि नवाबों की सेना हार गई। नवाबों की हार हो गई। नवाबों की हार हो गई। मैं बोल भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं, आप लोग भी सुनते भी रहिए। चलिए ठीक है, तब तो आज खत्म नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। बड़ा क्षेत्र है तो उसी के लिए मैं आता हूं। मैं सिविल वाले में 50 क्वेश्चन अकेले भार उठाता हूं। अब पूछना 150 का परीक्षा है ना सिविल, 50 क्वेश्चन मैं इकलौता पढ़ाता हूं। और बहुत 50 क्वेश्चन टेक्निकल है। बिहार स्पेशल का 28 से 30 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी मिलकर के 20 से 22 क्वेश्चन, 50 से 52 क्वेश्चन का एरिया मेरा है। बाकी 98 में पूरा लो बैटिंग करता है। तो जो हमको पकड़ लिया वो ठीक है। और मैं इसमें कथा कहानी कहूंगा तो खत्म होगा? नहीं होगा। और आप लोगों को भी मैं सोचा था कि कल से इन्वायरमेंट इस बार थोड़ा तगड़े से पढ़ा दे कि इन्वायरमेंट भी कुछ अच्छा काम कर जाए। हाँ क्या? गुरगिन खान, गुरगिन खान। पटना का अधिकारी एलिस था। पटना का उस समय जो अधिकारी था ना, ये पटना का अधिकारी एलिस था। ऐसे डायग्राम नहीं बन रहा है आप लोगों से? ये नवाबों की जो सेनापति था ना, कोई भी युद्ध होता है तो उसका एक लीडरशिप है। ये भी एक युद्ध चल रहा है। हम लोग का भी एक युद्ध है जो बीपीएससी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो इस युद्ध का आपका एक सेनापति है कि नहीं है? है। आपके सेनापति के रूप में हम खड़े हैं यहाँ, है कि नहीं? अगर इसमें से लड़का सब फेल कर जाता है तो मतलब क्या है? सेनापति हार गया। हाँ, सेनापति हार गया। अरे आप जीतोगे तो ही तो हम सार्थक है ना। तो वही नवाबों के सेना का सेनापति कौन था? गुरगिन खान था। ये तीनों नवाबों की सेना थी और इसका सेनापति था गुरगिन खान। क्वेश्चन पूछेगा कि नवाबों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो गुरगिन खान कर रहा था। कोई दिक्कत? अब ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मुनरो कर रहा था। ठीक है। परिणाम क्या हुआ? हम सोच रहे थे कि आप लोग पढ़े हुए हैं तो केवल हमको पॉलिश मार देना है, लेकिन हाँ, इसका परिणाम लिख लीजिएगा। नंबर 1, नवाबों की सेना का हार हो गई। और दूसरा इसी का परिणाम है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधियां। इलाहाबाद में 2 संधि हुई है। इलाहाबाद में कितनी संधियां? 2 संधि। एक हुआ है 12 अगस्त को और दूसरा हुआ है 15 अगस्त को। 12 अगस्त को और 15 अगस्त को। ठीक है, अब इसके अंदर ले चले। 12 अगस्त की संधि हुआ शाह आलम द्वितीय के साथ, अब 15 अगस्त का संधि हुआ सुजा उदौला के साथ। चलो भाई, हो गया। बक्सर पर भी बात आपसे कर लिए। बारह अगस्त को सुजा उदौला के साथ हुआ था। रुकिए, डायग्राम बना देते हैं, काहे का उसे लिखिएगा, फिर भटक जाएगा सब, तब क्या फायदा है।
डायग्राम बना देते हैं फटाफट। ऑनलाइन वाला डायग्राम बन रहा है तुम लोग से मेरे भाई, बताओ फटाफट। देखो मीर कासिम 7 जून 1777 को भिखारी की अवस्था में हाथ में रोटियां लेते हुए मृत रूप से पाया गया था, इसलिए कभी जीवन में धोखा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसकी ये हालात हुई थी। और कौन राजा है, राजा से भिखारी बन के मरा था। बड़ी इसकी कहानी भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है मीर कासिम की। मीर कासिम ये 7 जून, आप ढूंढिएगा ना कि 1764 के बाद मीर कासिम कहाँ गया। तो 7 जून 1774 को यह भिखारी की अवस्था में अपने हाथ में रोटी लेते हुए मृत पाया गया था। ऐसा कहा गया कि वह रोटी भी लगता था कि कूड़ा करकट से उठाया हुआ रोटी है। ये हालात थी इसकी। ठीक है, हाँ वह धोखा। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए हमको बड़ा शुरू से पकड़ना पड़ेगा, तो मैं जस्टिफाई आपको करने में ठीक नहीं हूं। देखिए एक्चुअली बंगाल और मुर्शिदाबाद में लड़ाई ही तो धोखे की थी। प्लासी का युद्ध सुनो, जो प्लासी का युद्ध था, तो सुनिए ना मेरे, आप उतना पढ़िए तो मिर्जाफर, उसे थोड़ा और ज्यादा पढ़िएगा तो मीर कासिम, उसे थोड़ा और ज्यादा पढ़िएगा तो मीरा ना जाएगा। बातें वहां तक पहुंचानी है ना। तो 1757 के जो प्लासी का युद्ध है, हो सकता है मुझे मैनेजमेंट भी वाट लगा दे भाई, मुझे इतना आपको अगर गहरा जाकर के पढ़ाऊंगा तो ठीक नहीं है। 1757 के जो प्लासी का युद्ध था वह युद्ध था ही नहीं, वो तो क्रिकेट मैच के फिक्सिंग परिणाम थे उसके। एक ऐसा मैच जिसका पहले ही परिणाम फिक्स था कि बैट्समैन आएगा, हवा में बॉल मारेगा, कैच होगा, मैच का परिणाम बदल जाएगा। वही तो हुआ कि सेना मीरबख्शी मिर्जाफर पहुंचा, सेनापति राय दुर्लभ, अमीर चंद्र, जगत सेठ बैंकर, ये सब लोग पहुंचे और ये लोगों ने सिराजुद्दौला को परास्त कराने में अपना हर प्रयास किया है। ठीक है, तो मैं मत बुलवाओ, सॉरी, यहां से रहने दो हमको। ठीक है, आगे बढ़ाओ। आपका विशेष डिमांड है इलाहाबाद की संधि कि इस पर 2 शब्द बातें कर लें। इलाहाबाद की संधि, हाँ एक चीज मैं कर सकता हूं कि अभी हम लोगों के पास समय है, मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा, मुफ्त में सारा सब्जेक्ट का मैं रिवीजन करवा दूंगा। उस समय मेरे पास अधिकार होगा। मैं देखता हूं अगर ऐसा कोई प्लान बना, मेरे पास भी समय नहीं है, तो अगर ऐसा कोई प्लान बना तो मैं 2-2, 3-3 दिन में केवल TRE 3 वाले लोगों के लिए सब सब्जेक्ट पर 2-2, 3-3 दिन का एक डायग्राम बना दूंगा टोटल, कि भाई ये डायग्राम बांधते जाओ और उतना बांध लीजिएगा, काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा बना तो ठीक है, देखते हैं अगर ऐसी बातें बन गई तो एकदम अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है, सुनो, इलाहाबाद की संधि, 2 संधियां हुई। एक संधि हो रही है 12 अगस्त को और दूसरा संधि कब हो गया है, 15 अगस्त को। एक 12 अगस्त और दूसरा 15 अगस्त को। जो 12 अगस्त को संधि हो रही है, ये संधि किसके साथ, तो शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय के साथ। ए बोर्ड पर आओ मेरे भाई, ना तो फिर छूटेगा खान जी, गड़बड़ मत करिए। शाह आलम द्वितीय प्लस रॉबर्ट क्लाइव के साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ ये संधियां हुई ना। इस संधि का क्या क्या परिणाम था, इस संधि का परिणाम क्या था मेरे भाई, तो परिणाम 2 चीजों में लिखना कि ब्रिटिश को क्या मिला, ब्रिटिश को क्या मिला, पढ़ने का तरीका आज सीख लो। और दूसरा शाह आलम द्वितीय को क्या मिला, शाह आलम द्वितीय को क्या मिला। दोनों को कुछ कुछ बातें मिली होगी ना। ब्रिटिश को क्या मिला था, ये ब्रिटिश को क्या मिला, सीधे लिख लीजिएगा कि बंगाल, बहुत अच्छी बात है, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, और उड़ीसा की दीवानी मिला। बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी मिला था, उड़ीसा का दीवानी मिला था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी मिला था, इनको दिक्कत नहीं है। जबकि शाह आलम द्वितीय को क्या मिला, तो इनको मिला इलाहाबाद, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, और कड़ा का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया, तथा इनके लिए निजामत खर्च 26 लाख रुपया फिक्स किया गया। निजामत खर्च इनको दिया जाना फिक्स कर दिया गया, निजामत खर्च भी फिक्स किया गया। रुको, यहां बोर्ड पर आओ। 15 अगस्त को संधि होती है शुजा उदौला के साथ, शुजा उदौला के साथ और रॉबर्ट क्लाइव के साथ। शुजा उदौला और क्लाइव के साथ, शुजा उदौला और
क्लाइव के साथ। सुजाउद्दौला को क्या मिला था मेरे भाई? इसको सिर्फ देना पड़ा था, मिला क्या? कुछ नहीं। क्लाइव को क्या मिला? तो इसने इससे प्राप्त किया 50 लाख रुपया युद्ध हर जाना। 50 लाख रुपया युद्ध हर जाना, 50 लाख रुपया युद्ध हर जाना के रूप में प्राप्त किया। और दूसरा जो इसने प्राप्त किया था, दूसरा इसने प्राप्त किया था कि इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र जो उसको दे दिया था। इलाहाबाद और हाँ कड़ा, कड़ा ये मिर्जापुर के पास बनारस जो क्षेत्र है ना, वहीं पर एक कड़ा भी है और उसके जस्ट आगे इलाहाबाद भी है। तो इसको मिला है इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र मिला है। इनको क्या मिला भाई? तो कहिएगा इलाहाबाद और कड़ा को छोड़ करके शेष अवध का क्षेत्र प्राप्त हो गया। इनको शेष अवध का क्षेत्र प्राप्त हो गया, शेष अवध का क्षेत्र प्राप्त हो गया। कहानी खत्म। डायग्राम तैयार है, डायग्राम तैयार है, बना लो, इसको भी बनाओ। यहां देखें बंगाल बिहार और उड़ीसा ब्रिटिश को मिल गया, बंगाल बिहार और उड़ीसा मिल गया। तो जैसे ही तो ये जब दीवानी मिला तो इसी दीवानी का परिणाम है ना कि उसने प्रशासन उसके हाथों में आ गई। दीवानी का ही तो परिणाम है ना कि प्रशासन उसके हाथों में आ गई मेरे भाई। और ब्रिटिश के किसके सामने लिखा गया है? इसका मतलब आपने देखा ही नहीं। सुनिए, अब तो हमको 10 मिनट रुक करके इस पर बात करनी ही पड़ेगी। रुको, पहले इसको एक बार बना लीजिए। मैं वही बता रहा हूं ना आपको, सुनो, रुकिए, पहले कहीं कंफ्यूजन है उसको खत्म कर देने दीजिए। सबसे पहली संधि हुई है 12 अगस्त 1765 को। यह संधि हुई इलाहाबाद में। किसके बीच हुआ? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये संधि हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से कहा कि एक काम करिए, आपका बंगाल बिहार और उड़ीसा पर ऐसे भी कोई अधिकार नहीं है, लेकिन रहा तो आपके पूर्वजों का, आपके दादा उदा का ही जमीन है ना, आपका ना उस पर अधिकार नहीं है, तो आपका राइट है कि आप वो जमीन लिख सकते हैं। शाह आलम द्वितीय को भी क्या जा रहा था? कहा कि ठीक है, निश्चित रूप से हम ये जमीन आपको दे देंगे। अभी तक जो क्षेत्र था वह क्षेत्र बंगाल के नवाबों का कहलाता था सर, कि यह मुर्शिद कुली खां का है, अलवर्दी खां का है, सरफराज खां का है, यह क्षेत्र मिर्जाफर का है, मीर कासिम का है। लेकिन जैसे ही 12 अगस्त को इलाहाबाद की संधि हुई, अब यह दीवानी प्राप्त हो गया अंग्रेजों को कि वहां से अंग्रेज अपने अधीन कर वसूल सकते हैं। और इसके लिए उन लोगों ने द्वैध शासन व्यवस्था का संचालन किया। इसलिए किया था कि बंगाल का जो पहले नवाब है ना, वो भी मायूस नहीं हो, जैसे सिराजुद्दौला के भी जो वंशज हैं वो भी मायूस नहीं हो, और दूसरा कि उनके पास कर भी आ जाए। तो सिराजुद्दौला के वंशजों में से मिरन को बना दिया राजा ले जाके, और फिर उप नवाब के रूप में अपना रेजिडेंट की नियुक्ति करते थे ये लोग। और वही दुगो उप नवाब बनाए, एक मोहम्मद रजा खां को बंगाल के लिए बनाए और सिताब राय को बिहार के लिए बनाए थे। इनके पास वित्त था, ये कर वसूलते थे और कर वसूल करके अंग्रेजों को दे देते थे, जबकि प्रशासन की जिम्मेवारी वहां के नवाब को थी। अब लोग जाता था, कहता था कि सर हम भूखे मर रहे हैं, मेरे पास खाने को लाले पड़े हैं, ये व्यवस्था है, वो नहीं है, प्रशासन का हाथ बंधा हुआ था। चलेगा? नहीं चलेगा। ये मूल कारण थी कि वहां विद्वेष होने लगा। और ये वही समय है जो समय को देख लीजिएगा कि जब बंगाल में लगातार अकाल आना शुरू हुआ 1770 के बाद। खतरनाक अकाल हुआ है, 1/3 जनसंख्या मर गई। कारण क्या है कि कोई रिस्पॉन्सिबल था ही नहीं। जो रिस्पॉन्सिबल था उसके पास शक्ति नहीं थी, और जिसके पास शक्ति थी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था। और बंगाल में अकालों की एक श्रृंखला पड़ी और 1/3 लोग अकाल में देश कर गए। समझ रहे मेरी बात को? दूसरी बात, एक घटना और इसी से जोड़ लीजिएगा, जब इतना सुन लिए तो ठीक है, इतना सुन लिए थे। आज भी गांव में देखते हैं ना कि किसी के दादाजी का जमीन होता है और वो कमजोर है, कोनो दबंग को पता लग गया तो लिखवा लेता है कि नहीं लिखवा लेता है? वही दीवानी है। दीवानी का कोई दूसरा माने नहीं है। जी हाँ, दीवानी का कोई और माने नहीं है। इसमें शाह आलम द्वितीय को क्या मिला था? तो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र मिला। यो ऐसे ही थोड़े दीवानी लिखा था जी, इसको मिला क्या? तो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र मिला। ये कहा कि हम आपको बंगाल बिहार उड़ीसा दे रहे हैं तो हमको क्या? अंग्रेजों ने कहा तुमको भी मिलेगा, घर के गोड़ा जमीन दे रहे हैं और तुम जाकर के इतना दूर दे रहा है तो थोड़ा कम तो मिलेगा ना।
तो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र ले लिया। दूसरा क्या ले लिया, निजामत खर्च भी इसको तय कर दिए गए थे। बस यही घटना रही थी, इसमें कहीं और इर्द गिर्द की बातें नहीं है। आगे बढ़ाएं। 50 लाख न लिखे होंगे मेरे भाई, 50 लाख रुपया युद्ध हार जाना ये क्लाइव ने प्राप्त किया, इससे लिया था, शुजा उदौला से। ठीक है, अब बताओ इतना तुम लोग पढ़ेगा रे मेरे भाई तो मॉडर्न हिस्ट्री पूरा ना हो जाएगा, तो खतरा ना हो जाएगा। अच्छा है, ये कह रहा है पिंटू बाबू की इतना तेज पढ़ते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। आए? सही बोल रहा है, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। लेकिन जो बोलते हैं बहुत काम का बोलते हैं, जो बोलते हैं उसमें एक भी शब्द जो है बिना काम का नहीं बोलते हैं। और आप ही लोग के लिए तेज बोलते हैं। हटाए इसको, हटाए। हाय बाप, क्लाइव को मिला था तभी नहीं दिया था जी, इनको दिया कौन, क्लाइव दिया है ना, तो मेरे पास आएगा तब ना देंगे। अभी क्या हुआ, ये तो बड़ा समय लगेगा आज। सुनो मेरे भाई, हम सोच रहे थे कि केवल पॉलिश मारना है, लेकिन यहां तो पूरा खोखला है। सुनो, अभी जैसे ही 1764 में अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीता तो पूरा अवध को अपने कब्जे में ले लिया, कहा कि भाग शुजा उदौला, तुमको भी नहीं पहचानते हैं। अब उसके बाद कुछ दिन तक पूरा अवध क्लाइव के कब्जे में था। तो मान लो मेरे पास 100 रुपया है, तो अभी क्लाइव के पास था, उसमें से उसने निकाल करके कुछ रुपया दे दिया शाह आलम को कि आप भी ले जाइए अपना घर पे खाइए पीजिए। आज जो बचा हुआ रुपया था वो फिर शुजा उदौला को लौटा दिया, इस शर्त पर कि अब लंथन मत करिएगा। तो अवध के क्षेत्र जो पूरा अंग्रेजों के पास था, उसमें से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र निकाल करके और शाह आलम को दे दिए। अब बचा हुआ शुजा उदौला को लौटा दिए, क्योंकि अभी ब्रिटिश को राज नहीं करना था, अभी उनको व्यापार करना था। सर ये वही समय है, रुके, मैं अब उस पर बहुत गंभीर बात करूंगा, तब अब मैं गंभीर बात करूंगा, मैं गंभीर बात करूंगा ना, तब इस पर मैं भागने को सोच रहा हूं और आप लोग रोक रहे हैं, तो मैं गंभीर बात करूंगा। अब सुनो पूरा, हाँ सुनो मेरे भाई, जब कह रहा है तो अब कौन उपाय है, जो होना होगा सो होगा, आप पढ़ाई करेंगे। रुको, अच्छा प्रेम से धीमे धीमे सुनो। ये वही काल है, ब्रिटिश की रणनीति को जरूर समझिएगा कि क्यों सत्ता माना जाता है, क्यों सत्ता माना जाता है। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी, आइए प्रेम से धीमे धीमे आप बोलेंगे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आ रही है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरी रणनीति को समझ लेना, खास करके पीजीटी टीजीटी वाला, ये सब बड़ी गंभीर चीज है कि सर इनकी रणनीति क्या थी भारत में इनकी रणनीति क्या थी। तो जब इनका स्थापना हो रहा है 31 दिसंबर 1600 को, जब इनको चार्टर मिला, स्थापना नहीं, स्थापना तो 1599 में ही हो गया था, 80 लोगों ने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में किया, इनको चार्टर मिला। तो चार्टर में क्या प्रावधान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जाएगी और भारत से व्यापार करने का उसको एकाधिकार होगा। दूसरा, वह अपनी सेना बना सकती है, वह अपना सेना बना सकती है। अगर सरकार की सेना का जरूरत पड़े तो ब्रिटेन भी उन्हें अपना सेना मुहैया कराएगा। तीसरा था कि भारत में जो भी उपलब्धि हासिल करे वह उपलब्धि ब्रिटेन की उपलब्धि कही जाएगी। और चौथा था कि वो अपना झंडा नहीं बनाएंगे, वे डबल जैक वाला झंडा लेकर के जाएंगे जो ब्रिटेन का झंडा था। ये रणनीति था उनका, उसी रणनीति पर भारत में एंट्री किए। यहां के माहौल को देखा तो एक अजीबो माहौल मिला कि भाई हम लोग ला रहे हैं क्या, तो सोना और चांदी ला रहे हैं, यहां से लेके क्या जा रहे हैं, तो मसाला लेके जा रहे हैं, ला रहे हैं सोना चांदी और लेके क्या जा रहे हैं, मसाला। ब्रिटेन में पुनर्जागरण शुरू हुआ। जैसे ही वहां पुनर्जागरण शुरू हुआ कि
कि वहां के उद्योगपतियों ने अब सरकार पर अंकुश लगाने की कोशिश की कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी को रोका जाए, नहीं तो हमारे सारे बहुमूल्य खनिज भारत चले जाएंगे और हम यूरोप के सबसे पिछड़े देश बन जाएंगे। सरकार ने भी फरमान दिया कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढनी होगी, कोई वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढना होगा। तो बहुत चीजें अब यहां आकर के उन लोगों ने रणनीति बनाई कि भारत को जीतना कैसे है। अब ये रणनीति कैसे बनाई है, कोई बताएगा? सबसे पहली रणनीति है कि सर भारत को भारतीयों के सहयोग से जीतना है। भारत को कैसे जीतना है? भारतीयों के सहयोग से जीतना है। फूट डालो, राज करो। देखो तो अनेक नीतियां बन गई, रिंग ऑफ ऑफेंस, घेरे की नीति, सहायक नीति, सब नीतियों से आगे बढ़ते रहे। दूसरा कि भारत में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो सबसे शक्तिशाली मुगल है। सबसे शक्तिशाली कौन है? मुगल है। सबसे पहले तो इस मुगलों से निपटना ना ईस्ट इंडिया कंपनी की रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा रहा था कि मुगलों से कैसे निपटेंगे। मुगलों से निपटने के लिए उसने 3 प्रारूप बनाए थे। पहला कि मुगलों के सामने खड़ा हो जाना है कि आप प्रभु हैं, आपके बिना हम कुछ है ही नहीं। देखिए प्रारंभ में जब ब्रिटिश भारत में एंटर कर रहे हैं तो किस रूप में आ रहा है? विलियम हॉकिंस हेक्टर जहाज से उतरा, लेकिन जहांगीर के सामने हाथ पांव बांध के खड़ा है कि मेरी महारानी का एक खत है जो अकबर के नाम का है, अब वो तो रहे नहीं, मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। हाथ बांध खड़ा है पकड़ के। तो पहली रणनीति क्या थी उनकी कि मुगलों को भगवान मानिए, प्रभु मानिए। सर टॉम्सरो भी आ रहा है 1615 में, भगवान मान रहा है कि नहीं? हिला ही नहीं है उसने। दूसरी रणनीति क्या थी कि मुगलों से बराबरी करनी है। 1765 की संधि। अब भगवान माना है क्या रॉबर्ट क्लाइव शाह आलम को? आमने सामने टेबल पर बैठा के बात कर रहा है, नेगोशिएशन लेना है तो ले लीजिए। और मुगल बादशाह को अपनी स्वाभिमान त्याग करके उस नेगोशिएशन के टेबल पर बैठना पड़ा था। 1765 बराबर। लॉर्ड डलहौजी के बाद मामला बिगड़ता चला गया। करजन ने कहा कि अंतिम बादशाह कहे जाएंगे बहादुर शाह जफर, इनके बाद इनके बच्चे बादशाह नहीं होंगे, लाल किला को खाली करवा देंगे, यानी मुगलों का खात्मा। ये हिस्सा रहा है ना, और इसी हिस्सा के साथ तो आगे बढ़े ब्रिटिश। तो संयोग उनके साथ था कि जहां एक तरफ भारत में सफलता की चाबी डुप्ले मद्रास में खोज रहा था, वहीं क्लाइव को बंगाल में हाथ लग गई। यह संयोग है। और जैसे ही प्लासी में उसने जीता तो उसको वो बातें याद आ गई कि हमको अब वैकल्पिक रास्ता मिल गया अपने व्यापार को बढ़ाने का। और इसलिए प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद उसने डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से भारत का प्रशासन अपने हाथों में नहीं लेकर के अपने व्यापार को मजबूत और सशक्त किया था। इसलिए सशक्त किया था। हालांकि उसकी राजनीतिक इकाई तो शुरू से पनप रही है ना, जब से निर्माण हुआ है तब से पनप रही है, आज की घटना नहीं है। तो यहां थोड़ा बहुत लोग उलझ जाते हैं कि ब्रिटिश के भारत में विजय को संयोग कहेंगे या रणनीति। तो क्या कहोगे? ये सर ये संयोग भी प्रूव कर सकते हैं और ये रणनीति भी है। संयोग कैसे है वो भी देख लो, और रणनीति कैसे है उसके स्थापना के समय से रणनीति है। एक एब्सोल्युटली राइट कोई जवाब मत देना कि यह संयोग ही है और ये रणनीति ही है। खैर आप लोगों के परीक्षा में ये ऐसी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को हम कह रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं आपसे, इतना अप्रोच मत लगाइए। ये तो समझाने के लिए हमने आपको बता दिया, और समझाने में आपका कुछ समय हमने ले लिया, ठीक है। और ठीक है मेरे भाई, तेज नहीं बोले हैं ना? ऑनलाइन वाला पिंटू जी, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना मेरे भाई। चलो आराम से, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, कोर बिहार पढ़ा लेने दो।
कहाँ से आप लोग कहाँ पहुंचा देते हैं। ओ पंडित जी, तू कहाँ शोषण कर रहा है जी। आप बोल रहे थे तो आप कहाँ थे मेरे भाई कि मीर कासिम 7 जून 1777 को, मीर कासिम इस युद्ध के बाद भाग गया। 7 जून 1777 को भिखारी की अवस्था में मरा पाया गया था। हाँ हाँ, वहीं से तो भाग गया मीर कासिम। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सारे जवाब का क्यूरी समय लग जाएगा। पढ़ाता हूं मैं अच्छे से, लेकिन देखो मेरे भाई, अ, मैं अपने समय के साथ थोड़ा मजबूर हूं। ठीक है, अच्छा वो सेकंड पिंटू है। नो प्रॉब्लम सर, बहुत अच्छी बात है। इसलिए तो बोले हैं पिंटू बाबू कि आप लोग अपना नाम में जिला का नाम लिख लीजिए कि पता चलेगा। इसमें 2-3 पिंटू है, गड़बड़ा जाता है कि कौन पिंटू है कौन नहीं है। अब मैं ऑफलाइन वाले से ज़्यादा ऑनलाइन वाले पर फोकस करता हूँ, क्योंकि ये सब अपेक्षित महसूस करता है, तो मैं सबके जवाब भी देते रहता हूँ। ठीक है, चलिए छोड़ो हटाओ। 2-3 चीज देखना मेरे भाई बिहार में। कोर बिहार पढ़ लो हमसे, नहीं तो फिर खिंचा जाएगा क्लास, अफसोस हो जाएगा। पहला पढ़ लेना जनजाति को, पहला जनजाति विद्रोह। आप लोग इसको घर से पढ़ के आना, जनजाति विद्रोह। आप ही लोग तो 2 दिन का समय दिए ना। जनजाति विद्रोह पढ़ लेना। दूसरा बिहार में सीधे पढ़ लेना किसान विद्रोह को। आओ ना, मैं अपना एरिया बता देता हूं कि कितना पढ़ाऊंगा। अब बताइए, पूरा पढ़ाई हुआ है दुबे सर, आप लोगों को बहुत मेहनत करके पढ़ाए हैं। सब पूछने लग रहे हैं तो वहां तो हम बतियाएंगे। अब उनको पता चलेगा कि सर भी इसको छेड़छाड़ करते हैं, तो उनको भी दुख लगेगा कि नहीं बात का। कोई बात नहीं, छोड़ो। आओ मेरे भाई, हम आपको पढ़ाएंगे, वादा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित रूप से पढ़ाएंगे। हमको आप लोगों का ताकत शक्ति चाहिए ना, हम डरते थोड़े किसी से है। बताओ। हाँ, जिसके साथ मेरा विद्यार्थी है उसके क्या बात का डर है। एक चलो आगे बढ़ाओ। वोट दे दिए हैं, कदी के वोट छोड़ो भाई, वोट अब नया मास्टर है जी की वोट की जरूरत पड़ेगी हमको, है? कोई बात नहीं, सुनो, किसान आंदोलन पर बात करेंगे, रुकिए, इतना पढ़ाएंगे आप लोगों को। 1857 का बिहार में क्या स्थिति रहा, 1857 का विद्रोह पढ़ना है। फिर आ जाना है हम लोगों को, थोड़ा सा रुकिए, चंपारण सत्याग्रह निश्चित रूप से पढ़ना है। और चंपारण सत्याग्रह के बाद असहयोग, और फिर सविनय अवज्ञा। ये मोटा मोटा है, बाकी आपका बहुत मैं सुन रहा हूं। आप लोग यही देखते होंगे कि बोर्ड पर मास्टर ने नोनिया विद्रोह नहीं लिखा, लोटा विद्रोह नहीं लिखा, चुआर विद्रोह नहीं लिखा, तमाड़ विद्रोह नहीं लिखा, हो विद्रोह नहीं लिखा, कोल काहे नहीं लिखा। मैं सबको पढ़ाऊंगा ना, यही तो जनजातीय विद्रोह में सबको मैं कवर कर लूंगा। एक ही टॉपिक लिखे हैं जनजातीय विद्रोह, तो सबको मैं उसमें कवर कर लूंगा। ठीक है, चलिए अब सुनो, सुनो प्रेम से, शिद्दत से सुनो। आज सुनिए, तो आप लोग आज लेट आए थे क्या? कितना आदमी लेट आया था, सच बताना। कल से बेंच पर खड़ा कर देंगे लेट आने वाले को। जी हाँ, वहीं पर खड़ा होकर पढ़ेगा। अब भगाएंगे तो क्या मिलेगा, खड़ा कर देंगे ना क्लास में। ये नमूना आजे से प्रैक्टिस करने लगा तुम, साफ नमूने बड़ा चलो, बहुत महारथी है मेरा।
ये धुरंधर है। हाँ, महारथी है, गांडीवधारी है क्या? गांडीवधारी मछली की आंख में मारेगा सीधे। चलो, आंख में नहीं मारता है, नहीं है। आप लोग क्या सोचने लगते हैं, मछली के आंख में मारना, इसको बोलते हैं निशाना। और ये निशाना किसकी थी? गांडीवधारी अर्जुन की थी। मैं महाभारत की बात बतिया रहा हूं, इसमें सब अपना बात खोज रहा है कि मास्टर अपना बात बतिया रहा है? हाँ, घुमा फिरा के, घुमाने फिराने की बातें नहीं चलती है, ठीक है। चलिए चलिए मेरे भाई, आओ, कमाल की बात है। जनजाति विद्रोह यानी भारत में ब्रिटिश का सबसे पहला खिलाफ किसने किया था? ब्रिटिश का भारत में पहला खिलाफ किसने किया था? सर, पहला खिलाफ किया था जनजातियों ने। पहला खिलाफ किया था जनजातियों ने, और पहला खिलाफ किया था किसानों ने। किसानों ने। देखना, जब भी क्रांति आती है तो नीचे से आती है। कभी भी आप नहीं देखोगे कि बहुत बड़े समाज, परिवार, वंश के लोग क्रांति ला दे, ये असंभव है। क्योंकि क्रांति के लिए जिगर चाहिए, और वो जिगर गरीबों के घर में बसती है, अमीरों के घर में नहीं। या कोई भी क्रांति इनके बिना हो ही नहीं सकता है। अब देख दो, जब भी आज भी किसी को नेता बनना है, किसको पकड़ेगा? गरीब को। किसको पकड़ेगा? अनपढ़ को। अनपढ़ को, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की बस की बात नहीं है कि वो बहुत बड़ा क्रांति कर सके। पढ़े लिखे लोगों की बस की बात नहीं है, वो सब नेतृत्व, सबके सब नेतृत्व में रहता है, ठीक है। अच्छा ठीक है चंदन जी, आप चिंता मत करिए। आपका एक मेरा इसमें भाई है चंदन कुमार पोद्दार, मैं आपके डिमांड नहीं पूरा कर पाता हूं। ये इकोनॉमिक्स के लिए बहुत परेशान है, संयोग नहीं बन रहा है मेरे भाई इकोनॉमिक्स का। लेकिन जो भी हो, अंजाम जो भी हो, एग्जाम से एक दिन पहले 2-3 घंटा पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है। हमको आता है और पढ़ा देंगे हम, ठीक है। हाँ, नहीं आता तो आपको मना कर दिए रहते, लेकिन हमको आता है। अब हिंदी नहीं आता है तो हमने सीरियस से मना कर दिया है कि हिंदी हमको नहीं आता है भाई, इससे मेरा वेतन नहीं कटने वाला है, ठीक है। हाँ छोड़िए, हटाओ। ब्रिटिश का पहला खिलाफ किसने किया था? जनजातियों ने किया और किसानों ने किया था। क्यों किया था सर? क्यों किया था? सबसे पहले बेगार को लेकर के, सबसे पहले बेगार को लेकर के। जनजातीय क्षेत्रों में जैसे ही ब्रिटिश अधिकारियों का प्रवेश हुआ, अब ये जनजातियों से बेगार कराने लगे थे। वनों को कटवाना, सड़क बनवाना, बिना मजदूरी के काम कराना पहला कारण था। दूसरा, इनके जल, जंगल और जमीन पर कब्जा किया जाने लगा, और इसलिए इन लोगों ने अपनी हथियार उठा ली थी। इनके जल, जंगल और जमीन पर कब्जा किया जाने लगा, इसलिए इन लोगों ने अपनी हथियार उठा ली। अब देखो, राष्ट्रवाद को भी जब पढ़ोगे ना, तो राष्ट्रवाद में भी जनजातीय लोगों का बहुत बड़ा एक नाम है। राष्ट्रवाद कोई बताएगा किसको बोलते हैं? किसको नहीं है? क्या करे, खुदा पढ़ाना पड़ेगा। सुनो, थोड़ा सा 2 मिनट रुकना। अब तेज बोल रहे हैं तो भी आप लोग मना कर रहे हो। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है? यह किसी एक खास भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के लोगों का एक दूसरे के साथ प्रेम संबंधों के साथ अपनी जीवन को व्यतीत करना राष्ट्रवाद का एक प्रतीक है, जिनका एक खास सांस्कृतिक या भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। अब राष्ट्रवाद कहां से आया? वेस्टफेलिया की संधि 1648 में आप पढ़े होंगे। वेस्टफेलिया की संधि हुई है 1648 में। यूरोप में एक वेस्टफेलिया है, वहीं पर संधि हुआ था। वेस्टफेलिया का संधि कब हुआ था?
1648 में वेस्टफेलिया का संधि हुआ था। उस वेस्टफेलिया के संधि में ही पूरे विश्व के देशों का एक बाउंड्री फिक्स किया गया कि किस देश के पास कितना भूमि होगा, माने उसको राष्ट्र कैसे मानेंगे, कोई किसी के भूमि पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन राष्ट्र की भावनाएं टूटती गई। आप देखना अब भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, तो दो बात, एक राष्ट्रवाद और दूसरा संप्रदायवाद। संप्रदायवाद, ये दोनों को समझने का कोशिश करिएगा। दोनों एक ही पिता के दो संतान हैं, एक तो बहुत अच्छा है, दूसरा वाला ठीक नहीं है। एक शब्द में जो घर आपको याद रखने का शब्द है, एक शब्द याद रखिएगा कि सर राष्ट्रवाद जोड़ता है और संप्रदायवाद तोड़ता है। अब भूलेगा क्या कोई? राष्ट्रवाद जोड़ेगा, संप्रदायवाद तोड़ेगा। और विश्व में किसी भी देश में जब आंतरिक समस्याएं हावी हो जाती है, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई चरम पर हो जाती है, तो सरकार उसको कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रवाद की कार्ड खेल देती है। ये भारत ही नहीं, पूरे विश्व के देशों की कहानी यही है कि जब महंगाई चरम पर हो, बेरोजगारी चरम पर हो, तो सरकारें कैसे कंट्रोल करें? तो राष्ट्रवाद का कार्ड खेल दो। अगर आज भारत की सरकार पाकिस्तान की 10 किलोमीटर भी अंदर प्रवेश कर जाए, भारत की जनता महंगाई भूल जाएगी। उसको याद आएगा क्या? बेरोजगारी किसी को याद आएगा? आज हमारी सेना अगर चाइना को जाकर के 5 हाथ मार के आ जाए तो हम 300 रुपया लीटर भी पेट्रोल खरीदने को तैयार हैं, लेकिन चाइना को मारिए। और असलियत राजनीति यही है सर, ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा, राष्ट्रवाद। सीधे क्या है ये? राष्ट्रवाद। तो जब भी किसी देश में राष्ट्रवाद प्रबल होता है तो संप्रदायवाद कमजोर हो जाता है। और भारत तो उसका उदाहरण है, जहां नरीमन हाउस और ताज ओबराय पर भी आतंकियों ने हमला किया था, तो भारत के मुसलमानों ने उन नापाक आतंकियों को अपने कब्रिस्तान में जगह देने से मना कर दिया था। ये राष्ट्रवाद है। पता ना आप लोगों को यह घटना पता हो कि नहीं? 2009, ठीक है, उसमें भारतीय मुस्लिमों ने कहा कि ऐसे नापाक इरादों को हम अपने कब्रिस्तान में जगह नहीं दे सकते हैं। ये राष्ट्रवाद इसी को बोलते हैं ना। संप्रदायवाद क्या है? कि जैसे ही राष्ट्रवाद कमजोर होगा, देश में संप्रदायवाद हावी हो जाता है। यानी धर्म के आधार पर अब आज चुनाव में आप देखो, संप्रदायवाद हावी है। संप्रदायवाद तो बहुत ठीक है कि चलो चल जाएगा एक देश में, लेकिन भारत जैसे देश में अभी संप्रदायवाद से भी एक लाइन हम ऊपर है, उग्र संप्रदायवाद चल रहा है। संप्रदायवाद क्या है? कि ये महिलाएं हैं और ये पुरुष हैं। अगर दोनों के बीच हम ऐसा बोले कि देखो तुम अपने लिए जंग लड़ो और तुम अपने लिए जंग लड़ो, क्योंकि कोई किसी का इस दुनिया में नहीं है, सब अलग अलग है, संप्रदायवाद हम बोल रहे हैं, ये तो ठीक है, चल जाएगा इतना। लेकिन अगर हम बोलना शुरू करें कि महिलाओं तुम्हारी मजबूती और सशक्तिकरण इसी बात में है कि पुरुषों को कमजोर करो, उनकी संपत्ति को छीनो, और जितना वो कमजोर होंगे तुम मजबूत होते जाओगे, उग्र संप्रदायवाद है। इसी को क्या बोलते हैं? उग्र संप्रदायवाद है। यदि पुरुषों से कहा जाए कि महिलाएं उनको जो है आप ऐसे प्रताड़ित करो, ये करो, ये क्या है? उग्र संप्रदायवाद है। और इसी शब्द को उठा के अधर्म पर ले आके तुम चपका देना। मैं धर्म के साथ इसलिए नहीं बोला हूं क्योंकि क्लासें लाइव चल रही है, खतरा हो जाएंगे, इसलिए मैंने धर्म हटा करके लड़का लड़की का उदाहरण दे दिया। अब इसी को हिंदू मुस्लिम पर लगा दो, सिख ईसाई पर साट दो कि लड़का मतलब हिंदू और लड़की मतलब मुस्लिम, तो यही चल रहा है सर। ये उग्र संप्रदायवाद है, ठीक है। लेकिन अभी देश की हालात बहुत अच्छे दौर में, चाहे उसको हटाओ, ठीक है कि नहीं है? कितना जल्दी मुझे याद आ जाता है सर कि देखो तुम्हारे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए
हाँ चलिए। ना नहीं, कुछ नहीं छुपाते है। हाँ खतरा ना हो जाएगा। देखो मैं बड़ा विद्रोही टाइप का आदमी हूं, अभी आप मेरे चिरपरिचित अंदाज से परिचित नहीं हो। मेरे हाथ और पांव दोनों बांधे गए हैं यहां पर, नहीं तो मैं आपको नहीं पता। थोड़ा हटा। है, सांप अपने रहने के लिए घर बनाता है, अपने को मजबूत बनो और किसी का घर छेक लो, ये तरीका है। अपना घर बनाइएगा तो पता चलेगा जीवन खत्म, उसे घर बनेगा जी। सिर्फ अपने को मजबूत करिए और किसी के घर में घुस जाइए, कहानी खत्म, वही घर आपका है। शेरशाह को महान बनना था। हम तो एक ऐसे व्यक्ति जिसको इतिहास भी उतना ही आता है जितना हिस्ट्री आता है, उतना पॉलिटी आता है। शेरशाह एक ऐसा व्यक्ति जिसको महान बनना था तो अपना घर बनाया। और लाडली बेग देखो पड़ी हुई थी, कहा मैडम क्या चाहिए आपको, उसको भी क्या चाहिए मिला, उड़ा करके ब्याह हुआ कर लिया, राजा बन गया। तो अपना घर नहीं बनाते हैं, देख लेते हैं दुनिया में, ठीक है, ये चीजें चलते रहेंगी। आओ मेरे भाई, छोड़ो, जनजातियों को पढ़ा लेने दो और बहुत अच्छे से पढ़ा लेने दो, सब ऑन है। रुको, दूसरी कहानी क्या थी, इन पर अबकारी कर लगाया गया, इन पर अबकारी कर लगाया गया, अबकारी कर लगा दिया गया। ये अबकारी कर क्या है मेरे भाई? हाँ, दारू पर, शराब पर। सर कॉपी में लिख करके रखना कि उस समय घटना क्या घटती थी कि जनजातियों ने कहा रे यही शराब मेरी दादी बनाई, दादा पिए, कोई मतलब नहीं था, पी करके जंगल में सोए रहे। मम्मी बनाई, पापा पीते थे, वो भी मस्त थे। अब मेरी वाली बनाती है, हम पीते हैं तो टैक्स मांगेगा, मार फिरंगी को। कहानी निकल गई यहीं से। हाँ यही भाव थे उनके, मारो फिरंगियों को। तो ये अबकारी कर उनके लिए ज्यादा खतरनाक था, अबकारी कर खतरनाक रहा था, ठीक है। जबकि किसानों के साथ समस्या क्या था सर, तो इन पर कर बढ़ा दिया गया, इन पर कर बढ़ा दिया गया था। दूसरा किसानों के साथ समस्या क्या था, नील की खेती, नील की खेती होने लगी, नील की खेती होने लगी। यही तो इससे निकल करके आते हैं। इसको बनाइए, फिर चलते हैं, ले चलते हैं आपको दूसरी दुनिया में। बार बार वीडियो रुक जाता है, बहुत परेशान है हम। नहीं, सॉफ्टवेयर कुछ ज्यादा ही अच्छा है, सॉफ्टवेयर कुछ ज्यादा ही अच्छा है। जब सॉफ्टवेयर ज्यादा अच्छा है ना, तो नेटवर्क थोड़ा भी जिनका डाउन होता है ना, वहां सॉफ्टवेयर रुक जाता है। चलता रहता है ना। हाँ है। चंदन दी 11 बजे रात 12 बजे रात में कॉल नहीं। आप जैसे क्लास ये खत्म हो, ऑफिस वाले नंबर पर बात करिएगा, ऑफिस वाले नंबर पर आप लोगों से बात हो जाएगी। और विशेष चलो आज नंबर दे ही देते हैं, लेकिन मैसेज करना, फोन मत करना। चलो ऑनलाइन वाला सबको दे दिए, ठीक है। मैसेज करना, फोन मत करना, कोई आदमी फोन नहीं करेगा। हाँ हाँ मेरा नंबर है।
ये भी अपने आप में एक जोक बन गया है कि नहीं है? रोज यूट्यूब पर मेरा नाम लिखल रहता है यार, नहीं लिखा रहता है तो लिखा रहता है कि नहीं? हाँ, मेरा नाम जिनके मुंह में दांत नहीं होगा उनसे निकलेगा भी नहीं। जितना दिन जवानी है उतने दिन मेरा नाम आप बोल सकते हो, जवानी खत्म मेरा नाम खत्म, है कि नहीं है? हाँ, चलिए हटाइए, इसको छोड़ भी नहीं सकते, बगल वाले से ले लीजिए, मैं उस पर छोड़ नहीं सकता हूं ना, खतरा हो जाएगा हम लोगों के लिए। अब देखिए बिहार के विद्रोहों की क्या हालात थी मेरे भाई, बिहार में कौन कौन से विद्रोह होते रहे। कुछ कुछ मुख्य विद्रोहों को आज मैं पढ़ा देता हूं, बाकी कल से उसको हम लोग कवर करेंगे। एक तो संथाल विद्रोह पर बात करेंगे, संथालों पर बात करेंगे, संथाल विद्रोह पर बात करेंगे। बोर्ड पर आइए सब लोग। संथाल आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, सच सच बताना, अगर पढ़ा हो तो इसको स्किप कर दें। इसकी बस 2 मिनट में पढ़ाऊंगा अगर स्किप नहीं करोगे तो। अवधि क्या है सर? 1855 से 1856। इसमें सेकंड बार पूछेगा नेता कौन थे, तो सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव। तीसरा कि इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ। या घटनाक्रम क्या था, थोड़ा घटनाक्रम भी पढ़ा दे क्या? घटनाक्रम, रुको, घटनाक्रम और फिर पढ़ा देते हैं आपको परिणाम। ऐसे ही घर पे आपको मैं जो सिखा रहा हूं उसको जरूर सीखना, ठीक है? ये घटनाक्रम क्या था, तो दामिन एक कोह, दामिन एक कोह, दामिन एक कोह, ये दामिन या कोह क्या है कि राजमहल में, राजमहल की पहाड़ियों में, राजमहल की पहाड़ियों में, राजमहल की पहाड़ियों में संथाल, संथाल क्षेत्र था, संथाल क्षेत्र था, राजमहल की पहाड़ियों में संथाल क्षेत्र था, दामिन एक कोह, दामिन एक कोह। इसी दामिन एक कोह में एजेंट, ठेकेदार, महाजन, पुलिस, ये सबसे संथाल परेशान होने लगे और टैक्स लिया जाने लगा। जैसे ही संथालों पर कर बढ़ाई गई, दामिन एक कोह पर कर लगाया गया, उन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। दूसरा, इसका परिणाम क्या है मेरे भाई, इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम कोई बताएगा 1 मिनट में? परिणाम क्या हुआ है, परिणाम ढूंढना है ना। क्या कहिएगा कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लाया गया, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लाया गया था, ठीक है? इसी समय संथाल परगना, ये परिणाम है, टेनेंसी एक्ट लाया गया और इस दामिन ओ कोह को संथाल भूमि घोषित किया गया है, संथाल भूमि घोषित किया गया। इसी के तहत इसकी खरीद बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसकी खरीद बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया। आज भी संथालों के जमीन की खरीद बिक्री नहीं होती है। एक और घटना है, संथाल परगना का गठन किया गया, संथाल परगना का गठन किया गया है, संथाल परगना का गठन कर दिया गया मेरे भाई, संथाल परगना का गठन कर दिया गया। मस्त हो? एक मिनट ऑनलाइन वाले से बात करने दीजिए,
पिंटू जी वीडियो रुक रहा है, ये चीज मेरे बस का होता मेरे भाई तो आपको कहना नहीं पड़ता, आप मेरे व्यक्तित्व से परिचित हैं। लेकिन हमने मैनेजमेंट से बात किया तो मैनेजमेंट से यही पता चला कि सर जिनके पास नेटवर्क कम होता है उन्हीं का वीडियो रुकता है। ये भी बातें ठीक नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, देख रहे हो, इसी तरह बस चार चार चीजों को सब विद्रोह को पढ़ना है। कॉपी में घर पे नोट्स बनाइए ना, तो नोट्स भाषा वाला नोट्स बंद करिए पढ़ना, और आप बस उसको एक डायग्राम में बांधिए और उस पन्ना को अपने जेब में रख करके घूमते रहिए। पूरे 10, 12, 15 पेज में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म, 10, 12 पेज में ज्योग्राफी खत्म, इस टाइप की चीजों को पढ़ लो। मेरे नोट्स में भी शॉर्ट नोट्स बना लो। नहीं देखिए, जितना छोड़ देते हैं अगर डायग्राम में बांध देते उससे आगे नहीं आता है। आप कहिए मैं किसी को बांध देता हूं, ठीक है। आओ एक और बांध देते हैं, हटा इसको, 2 मिनट समय, एक और को बांध दे। जैसे मुंडा विद्रोह बांधना है, लोटा विद्रोह बांधना है, तमार बांधना है, चुआर बांधना है। बताइए। दामनी को एक क्षेत्र है, राजमहल के पहाड़ी में एक क्षेत्र है जहां संथाल वसा करते हैं। संथाल लोगों का वह क्षेत्र था, दामिन एकोह। कुछ किताबों में इसे एक गांव भी लिख दिया है दामिन एकोह को, ठीक है। मुंडा पढ़ा दें, कल पढ़ाएंगे मुंडा को। और बताइए कोई आपत्ति हो तो। लेकिन कल एकदम राइट 9 बजे, जो नहीं आएंगे फिर गेट बंद करवा दिया जाएगा। आज कल में हमको खत्म करना था, क्योंकि इन्वायरमेंट पर इस बार हम सोचे थे ज्यादा तगड़ा पढ़ा के आपको विदा करेंगे, लेकिन इन्वायरमेंट पर अगर कल परसों हम 2 दिन इसमें समय दे रहे हैं तो आप लोग टाइम से आ जाइए। अगर टाइम से आ जाइएगा, मतलब टाइम मतलब 1 मिनट भी डिले नहीं। हाँ निश्चित रूप से आए। मैं कभी इनकेस, आज भी मैं आप लोगों से पहले आया था कि नहीं, हमेशा पहले आता हूं। 5 मिनट भी अगर डिले होता है तो आपके चलते होता है। 2 लोग अक्सर डिले करते हैं, 2 लोग अक्सर डिले करते हैं। आज खुल करके बोलूं, एक जो लंद फंद में फंसा हुआ है, मोबाइल नेटवर्क में जो फंसा हुआ है, जिसका मोबाइल ज्यादा बिजी रहता है, उसको हमने देखा है कि 6 महीना के क्लास में कहियो टाइम से नहीं आया, रोज 2 मिनट लेटे आता है। कारण क्या है कि उसको राय करने में या समझाने में लेट हो जाता है। हाँ, और कुछ है कि एकदम मतलब केयरलेस टाइप का इंसान है। एक वो लेट आता है, नहीं ऐसे नहीं करिए, वो लेट आता है और उन लोगों को तो हम लोग मोटिवेट करके ठीक कर लेते हैं, लेकिन मोबाइलों वाला मोटिवेट नहीं होता है। वो तो कहता है कि सुधर गए सुधारने वाले, और वो मोटिवेट नहीं होते। तो कल से आप लोग एकदम ऑन टाइम फिर से रहिए, और जो भी समस्याएं होगी उसमें हम आपके साथ हैं। 2-3 दिन में सब पढ़ा देंगे। और कोशिश करिएगा, सुनिए, एक चीज कोशिश करके आना है कि जैसे असहयोग आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे, तो असहयोग आंदोलन पूरा देश वाला हटाओ। सर देश वाला पढ़ाएंगे तो बहुत समय लगेगा, और आप लोग वहीं पर हमको खींच के पहुंचा दे रहे हैं। तो मैं वही करने के लिए आया हूं ना। तो 2 चीज मैं जोड़ूंगा। अब हम लोगों का कल से डायग्राम इतना होगा कि मैं कोई भी घटना मैं पढ़ाऊंगा ना, तो एक तो उसका कारण पढ़ा देंगे, ये भले ही आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो ये हम नहीं जानते हैं, एक कारण पढ़ा देंगे, और दूसरा इसका अवधि वगैरह में देख लेंगे, और तीसरा इसका कोई सा भी व्यक्तित्व हो, उस व्यक्तित्व को पढ़ा करके तब बिहार को जोड़ देंगे। इतना हम काम करेंगे, जबकि हमको पढ़ाना केवल इतना ही था, लेकिन ये 3 आप लोगों के चलते हम कर रहे हैं। परिणाम भी हाँ, और डायग्राम से पढ़ा देंगे कि खटाखट निकल जाए, समय सबका बच जाए। ठीक है, थोड़ा मेहनत करके आइए। और आज भी अभी यूट्यूब पर भी चलेंगे तो गांधी को आज पढ़ाएंगे सब लोग। हाँ, कल भी नहीं पढ़ा पाए थे, कल सब टॉपिक है, जितना खिंचा जाए सब टॉपिक है।